ऐसा वजीर आ जाए जो पहले सिंध की सकाफत समझता हो, फिर पाकिस्तान की सारी इकाइयों की सकाफत को समझता हो, फिर बड़े सगीर की हमारी सिविलाइजेशंस कौन कौन सी हैं उसको समझता हो, और फिर दुनिया की तारीख पर भी उसकी नज़र हो। तो इसी तरह का एक लाउबाली इधर उधर शायरी करने वाला, अखबारों में लिखने वाला आदमी एक्सीडेंटली तो नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है इनके दादा भी लेजिस्लेटर के मेंबर थे और बड़ा एक इनका मजहबी घराना भी है, और जितने इनके मुरीद पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा इनके मुरीद हिंदुस्तान में भी है। तो जिस तरह हम म्यूज़िक को, गुलो नगमा को और आर्ट को नहीं बांटते, इसी तरह इनके मुरीद भी जो है दोनों तरफ मौजूद हैं। और हमने सिर्फ इन्हीं को बुलाना पसंद किया क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड में जो सूरत हाल थी, और आप में से अक्सर को चेक मिले सबको, कल्चर मिनिस्ट्री से चेक मिले सबको, और इतवार को भी खोल के मिले। फिर हमने राशन भी बांटा, बहुत कुछ और भी किया। फिर दोनों हम भाइयों ने बैठ के, इनका आइडिया था कि हमारे आर्टिस्टों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो शाह साहब अक्सरियत की हो गई है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन अभी लोग हैं, तो उस सिलसिले में मुझे यकीन है कि आप उस पर काम कर रहे होंगे और वो इंश्योरेंस भी कायम। अच्छा, हम आपसे कोई मुतालबा नहीं करना चाहते। हमारे साथ अजीब चक्कर ये हुआ है कि हमें मुतालबा करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। हमारा शायद आपसे कोई दिल से दिल को रहा है, और वो जो एक मिसरा है कि मैंने भी ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, कि मतलब अब ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं आपके सामने बैठता हूँ या चीफ मिनिस्टर के पास जाता हूँ या चीफ सेक्रेटरी मिलता है या कोई और दोस्त मिलता है, तो आज जब से आप आए हैं तो ये कहानी ख़त्म हो गई है कि पहले मैं शोर मचाता था, तकरीरें करता था, गालियाँ देता था वजीरों को, और कभी कभी तो वजीरों से ऊपर वाले को, लेकिन जिस तरह मैंने अपने आर्टिस्टों को अपने कुंबे की तरह रखा है, 24 घंटे का इनसे मेरा ताल्लुक है, इनके बच्चों से, इसके खानदान से। मुझे अच्छी बात ये लगी है कि 74 साल में आप वो पहले आदमी आए, और कुंबे की सरदारी जिसके पास होती है वो कांटों की सेज है। मेरे पास छोटी सी है, आपके पास बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी पगड़ी संभालने के लिए जो है ना, हम नफस सांस फूल जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह आपको पता है ना, मैं खुशामद पसंद हूँ, और इन सब ने मेरी तकरीरें सुनी हैं, मैं ये बातें नहीं करता, लेकिन जब आप बुराई के सद्भाव को जोर से आवाज़ बुलंद करते हैं, हमने वजीरों की एंट्रियां बैन की है, तो अगर नेकी एक खुशबू है, अच्छाई एक खुशबू है, तो अगर बदबू को फैलाने से हमें रोकना है, तो जो फलाह हो रही है, शाह साहब हमारा मसला ये कि हमारे ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा लोअर इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका मसला सिर्फ आर्ट नहीं है, उनका मसला उनके बच्चों का आर्ट भी है, आटा भी है, रोजगार भी है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि, और मेरी असल कॉन्स्टिट्यूंसी ये है, आप यकीन माने, टूटी चप्पल वाला मेले, लो भी आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा, अभी आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। हाँ यार, इनको वहीं पकड़ के रखो। वो सारे मुझे अच्छे लगते हैं, नीले पीले काले लोग, कभी मुंह धो के आते हैं। आज मैंने सारे डायरेक्टरों को, यूनुस मेमन से मैं ताकीद की थी कि तुम्हारे इतने हालात खराब नहीं है कि तुम्हें कोई कर्ज ज़कात दे दे। सब नहा धो के नए कपड़े पहन के शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला और सज धज के सीना तान के आओ। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सर, जितने जिंदा लोग इस शहर में हैं, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सभी लोग, और ये भी बड़े आर्टिस्ट है, सारे इंडिया से कोई जीत के आए हुए, ये सभी, अब 26 लोगों के नाम भी ले सकता हूँ। लेकिन बात क्या है, सबको हमने बराबर उस पर रखा है, और हमने ये किया है कि एक रौनक चलती रहे। फिर इसके बाद हम एक सिंधी थिएटर फेस्टिवल भी कर रहे हैं, आप जाहिर है ये भी आपका आइडिया था, ये भी सिंध का थिएटर फेस्टिवल है, इसमें 7 ज़बानें हैं, सिंधी समेत और उर्दू, यानी पाकिस्तान को जैसा होना चाहिए ये वैसा है। तो आप चाय पी रहे हैं, तो मैं तो तकरीर अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ, और आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ये लोग। मतलब इसमें यह कि आप इनाम का बिल्कुल ऐलान नहीं कीजिएगा, हाँ भाई शक्लें देखो, लेकिन आप इनको थोड़ा बहुत बताइएगा
कि किस तरीके से तिनका तिनका जमा होकर अदारे बनते हैं, किस तरह से तहजीबें बनती हैं, किस तरह से सोसाइटीज़ की तरवीज होती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और इन सब मेरे साथियों का कि जो और मैं इनके ऊपर फख्र महसूस कर, ये गैर मशरूत मेरे साथ हैं और ये मेरे से लड़ते हैं और कभी कभी सोशल मीडिया पे बकवास भी कर देते हैं कि ये नहीं किया, फिर मैं उसको बुलाता हूँ जो सबसे ज़्यादा नाराज़ है। मेरे बाकी साथी कहते हैं इसकी एंट्री बैन कर लो। मैंने कहा एक बात, अल्लाह ताला इतना बड़ा है, उसने जब मुझे ये ड्यूटी दी है कि इनका आसरा मेरे से बांधा है, तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ कि ये मुझसे लड़ाई कर रहा है ना। अगर इसको मुझसे आसरा नहीं होगा तो मुझसे क्यों लड़ेगा, फिर और किसी से जाके लड़ेगा। तो मुझे खौफ आता है अल्लाह की ज़ात से कि वो जो भी रिस्क आ रहा है, जो हुकूमत की सपोर्ट जो भी आ रहा है, हाँ हमारा एक काम है, ईमानदारी से 1 रुपया अपने बच्चे, अपना घर, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार नहीं गया होगा। वो इन सबको पता है, जो कुछ आता है इनमें तकसीम होता है, इनके काम के लिए तकसीम होता है और मैं दरमियान का आदमी हूँ। मेरी ड्यूटी लगाई हुई है जैसे अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई। ये ड्यूटियाँ लगती हैं और ये ड्यूटियाँ आम आदमी की नहीं लगती, वो इतने खुशनसीब नहीं है। मैं अरबपतियों को जानता हूँ, खरबपतियों को जानता हूँ, 50-100 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में घर हैं। अल्लाह ताला ने ये हाथ उन्हें नहीं दिया क्योंकि उनके नसीब में नहीं है कि ये हाथ उनके पास हो। ये हाथ सिर्फ उनको देता है जिस पे उसकी खास मेहरबानी होती है। तो मुझे जितनी मोहब्बत मिलती है, मैं रोता हूँ बैठ के इनके साथ जब मैं इनके हालात देखता हूँ। मुझे साबिर जफर का शेर याद आता है कि बेसहारा कोई मिलता है तो दुख होता है, मैं भी क्या हूँ कि किसी काम नहीं आ सकता। अब आज अल्लाह का करम है, थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हालात हैं। कोविड में 3 साल में बहुत ज़्यादा मारे गए, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट भी बढ़ गई है। आपका ऑफिशियली शुक्रिया अदा करेंगे हम, लेकिन फिर आपकी हम दावत एक करना चाहेंगे जिसमें सब लोग आएंगे, इसलिए कि हम दोनों तरफ चलते हैं। अगर खिलाफ चलेंगे तो लंबी ट्रेन मिला के खिलाफ चलें, लेकिन अगर हमें कोई हमारे साथ अच्छा है तो हम उसके साथ 100 गुना अच्छे होंगे। आप समझे, हमारे गले में फिर रस्सी होती है कि जो हम सब का ख्याल रखता है, हमारी ड्यूटी है कि उसके आगे ढाल बन जाएं, उसके खिलाफ कोई बात ना सुने और उसके लिए अपनी नमाजों में दुआएं करें। आप सबकी भरपूर तालियों में सरदार शाह साहब। बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बातें की, क्योंकि शाह साहब ऐसे ही बोलते हैं। मैं वो बात करते हुए भी 2-4 काम कर लेता है कोई और दूसरे काम भी कर लेता है। जाते हुए किसी को कहा ये कर दो, किसी को कहा वो कर दो। और जो हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, जिनको कुछ करने की दिल में होती है, वो ऐसे ही लोग होते हैं, मुतहरिक 24/7 मुतहरिक वो रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे उन्होंने बात की कि उनका जो रोल है, उनको जो रोल मिला है वो किस तरह अदा करना है। ये बात इंसान की अपने ज़मीर की है, वरना तो इस सोसाइटी में बहुत से लोग हैं, बहुत सी इमारतों के साथ वो जीते हैं, मगर समाज को, अपने मुआशरे को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं शाह साहब को, मेरे ख्याल में कोई 1-2 साल पहले यहीं पे थिएटर फेस्टिवल हुआ था, उसमें मैंने शाह साहब को मैंने वो किया था, कंपेयर किया था नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के आखिरी नवाब थे, जो लखनऊ में जिसने, वो मैं समझता हूँ कि बरसगीर के जो मोहसिन है, आर्ट और फ़नून लतीफ़ा के जो मोहसिन है, उसमें नवाब वाजिद अली शाह भी एक थे। और उस शाह से इस शाह का जो सफ़र है वो बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प सफ़र है, क्योंकि इसमें जैसे लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह ने कैसर बाग में बारादरी बना के और परी खाना बनाया था, तो शाह साहब ने अपनी दिल को तो परी खाना बनाया ही बनाया हुआ है, आर्ट्स काउंसिल को भी परी खाना बना दिया है। हालांकि नवाब वाजिद अली शाह को मैं हमेशा, मैं एक बात एक्नॉलेज करता हूँ, मैं छोटा सा तारीख का तिफल मकतब हूँ, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस थी। पहला थिएटर बरसगीर में, जो पहला थिएटर अवामी थिएटर हुआ वो लखनऊ में हुआ और वाजिद अली शाह ने वो किया था वहाँ पे। और जो पहला कथक का, बाकायदे कथक पे जो बुनियादी किताब जो पहली लिखी गई,
वो साहब ने लिखी थी, नवाब वाजिद ने लिखी थी, और उसकी बहुत बेशुमार कंट्रीब्यूशन है। आज जो ठुमरी जो हम गाई जाती है हमारे पास, ये ठुमरी को वो असल शक्ल देने वाला हमें नहीं पता उससे पहले क्या था, क्योंकि उसके जो असातिज़ा थे उनकी जो निस्बत थी, उनका जो शजरा था वो सीधा तानसेन से मिलता था, जिसमें नौबत खान थे, जिसमें अपने प्यार अली खान थे। ये बड़े बड़े नाम थे उस ज़माने में जो जिंदा थे। उन्होंने बैठ के उनके साथ आज की ठुमरी की जो आज हम हमारे पास गाई जाती है, ये वो ठुमरी है जो अमीर खुसरो से सफ़र करती हुई नवाब वाजिद अली शाह तक आई, और नवाब वाजिद अली शाह से होती हुई आज अमन शाह के दामन में आके वो पहुंची है। तो मैं जब भी देखता हूँ आर्ट्स काउंसिल को, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस मुल्क में हमें अगर इंतहा पसंदी का, अदम तशद्दुद का, इन सारे रवैयों का अगर मुकाबला करना है तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार सकाफत है, कल्चर है, इससे बड़ा कोई नहीं। जितना हम इसको मजबूत करेंगे, जितना हम इसकी तरवीज करेंगे, जितना हम इसको और मजीद ज्यादा जो है इसकी एक्सटेंशन में जाएंगे, तो हमारी सोसाइटी वो समाज वापस आएगा जिसका हम ख्वाब देखते रहे हैं कि भाई वो हमारी सोसाइटी कब आएगी। क्योंकि हमने जो 80 की दिहाई थी उसमें जनरल ज़िया का जो पीरियड था वो बड़ा खतरनाक पीरियड था। उसने बहुत सारे जख्म दिए हमारे मुआशरे को, हमारे रूह को बड़े जख्म दिए। ये जो सारा कल्चर आया, क्लाशनकोफ से लेके मंशियात से लेके पता नहीं क्या क्या वबाएं जो यहाँ पे फैली, अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए काउंटर कल्चरल नैरेटिव हमें क्रिएट करना है, और वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के बगैर नहीं हो सकता, वो कल्चरल एक्टिविज्म के बगैर नहीं हो सकता। और ये जो आज 26 यहाँ पे थिएटर हो रहे हैं, ये फ़कत मनोरंजन नहीं है। थिएटर फ़कत मनोरंजन नहीं है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके वो हमें अपना आईना दिखाते हैं। दिस स्टेज बिकम्स अ मिरर where you see your own face, what is happening around it, what you've been facing. तो ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे कलाकार हैं, वो जो चाहे वो पर्दे के पीछे रोते हो, मेले कपड़े पहनते हो, मगर शाह लतीफ़ का एक बड़ा ज़बरदस्त एक उसकी लाइन है पोइट्री की कि अंदर मुल अमुल, अंदर में वो मुल अमुल है, अपने अंदर में वो मुल अमुल है, साफ शफाफ है, बाहर को झाका पड़ी। बाहर उनके मेले कपड़े पहने हुए हैं, मगर अंदर में वो बड़े आलीशान है। उनका अंदर जो है वो बड़ा शानदार है, आबशार के पानी की तरह शफाफ है। ये आर्टिस्ट लोग हैं, और हम आज तक जितना हमें करना चाहिए था हम इतना नहीं कर पाए, इतना हम नहीं कर पाए। हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने करवाई, कार्ड्स दिए, वो शाह साहब ने कहा बहुत कम लोगों की हुई है। शाह साहब खुद उस कमेटी का मेंबर है। मैं शाह साहब को कहता हूँ जितने भी बाकी मादा हमारे आर्टिस्ट रहते हैं उन सबको इंक्लूड करें। और सिंध हुकूमत, क्योंकि हमारे शहीद बेनज़ीर साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके, शहीद बेनज़ीर साहिबा से लेके, बिलावल भुट्टो से लेके, वो सारे आर्ट के दिलदादा हैं। वो लिबरल जो थॉट्स हैं, लिबरल जो एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, फ़नून लतीफ़ा है, उसको प्रमोट करने वाले हैं। हमेशा वो प्रमोट करते हैं। अगर नहीं करते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब याया बख्तियार वो शिकस्त खा गया, जब मौलवी मुश्ताक के सामने, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ रहा था वो एक वकील के तौर पे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिर में खुद आए और उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा। जब उसने देखा कि जज साहब के पे कोई असर नहीं हो रहा और ये सज़ा देने वाला है, तो आखिर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो ये आर्ट का दिलदादा था, उसने ख्वाजा गुलाम फरीद की वो शाहकार लाइनें पढ़ी थी वहाँ पे कि शौक शदीद है, दर्द जदीद है, ना कोई वकील ना कोई दलील है, दर्दा बीमारी दिलड़ी अली है। तो उस वक्त एक जो बंदा जो सलीब पे जा रहा था, जो फांसी पे जा रहा था, उसको उस वक्त भी ख्वाजा गुलाम फरीद का इजहार ही उसको अपना इजहार लगा, उसके एक्सप्रेशंस अपने एक्सप्रेशंस लगे।
तो मैं समझता हूं ये पूरी एक सिलसिला है। अगर मुझे मेरी पार्टी की क़यादत की सपोर्ट नहीं होती तो यकीन माने मैं इतना कुछ नहीं कर पाता, पॉसिबली नॉट। और हम इसलिए हमने कहा कि जितना हो सके कल्चर को हम प्रमोट करें, नॉट एज ए कल्चर मिनिस्टर, मैं तालीम का महकमा भी रखता हूँ। तो हमने लास्ट में हमने अभी बजट में हमने अनाउंस किया था, बजट से पहले, कि अब हम स्कूल्स में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे जो बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल्स हैं, उसमें हम आर्ट को शामिल करें, उसमें हम आर्ट को शामिल करें। और इसको सामने रखते हुए हमने इनिशियली 1500 पोस्टें आर्ट और म्यूजिक टीचर की क्रिएट की हैं, जो बहुत जल्द जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसमें आर्ट्स काउंसिल है, जिसमें और जितने भी एनसीए हैं, जितने भी इदारे हैं जहाँ पे म्यूजिक एकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स की या दूसरी एकेडमीज जो काम करती हैं, उन सबको मिला के कहेंगे कि भाई आप उनसे इंटरव्यू ले और थर्ड पार्टी के थ्रू उनको मेरिट पे उनको तैनात किया जाएगा स्कूल्स में, और हमारे स्कूल्स में रंग आएंगे। क्योंकि हमें रंग चाहिए। जब ख्वाजा निजामुद्दीन की दरबार पे आके हजरत अमीर खुसरू गाता है तो रंग की बात करता है, आज रंग है रंगरी माँ, आज रंग है, तो हमें रंग चाहिए। बेरंगीनी से अब हम जो है ना वो हमारा दिल भर चुका है, अब जिंदगी में कलर्स चाहिए और कलर आर्टिस्ट भरेंगे। तो इसको हम आगे ले चलेंगे और यकीनन जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जितनी भी थिएटर, खासतौर पे हमने कोशिश की थिएटर का रिवाइवल हो। हमने पूरे सिंध में थिएटर का रिवाइवल किया। लाड़काना आर्ट्स काउंसिल बन चुका है, वहाँ पे भी थिएटर हो रहे हैं। आज सखर आर्ट्स काउंसिल बन चुकी है, वहाँ पे भी थिएटर हो रहे हैं। पूरे 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 हमारे प्रोविंस के हर शहर में हमने थिएटर को फ़रोग़ दिया है। और मैंने शाह साहब को, ये भी अमन शाह साहब को कहा है कि कराची आर्ट्स काउंसिल उसकी लीड ले, और उसकी जो झेली जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं जितनी हमारे प्रोविंस में है, वो सब क्लब करके आप एक ज़बरदस्त किस्म की शो करें कि हमारे आर्टिस्ट जो है यहाँ पे शकील खान जाके परफॉर्म करें, वहाँ पे सखर में परफॉर्म करें, वहाँ पे जाके हमारे यहाँ के थिएटर जो है वो वहाँ पे जाके वो वहाँ पे परफॉर्म करें। तो ये सारा कुछ कल्चरल एक्टिविज्म के लिए है। और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके बाद जो थिएटर यहाँ पे प्ले होना है, बहुत से लोग उसका इंतज़ार करते होंगे, मगर हम ऐसे कुछ ऐसे कड़वे बादाम की तरह बीच में आ जाते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको हजम करना पड़ता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और तो आर्ट्स काउंसिल बहुत कुछ कर रहा है, मगर इतना है कि जितने 26 यहाँ पे थिएटर हो रहे हैं, उसके जस्ट ऐसे ही टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे 50,000 रुपये फी थिएटर के लिए मैं अपने तरफ से वो अनाउंस करता हूँ कि उनको जस्ट एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। सो आबाद रहिएगा। हमें बहुत कुछ करना है और तनकीद से हम नहीं डरते, मुखालफत से। शाह साहब और मैं हमेशा आपस में बैठते हैं कि मुझ पे बहुत तनकीदें हुई कि भाई ये मेलों का वजीर है, इसने मेले करवाए, ये मेला ही वजीर है, ये वजीर है। हमारा एक अजीब सा एक तमाशा होता है करने का, जो काम करता है उसी पे तनकीद होती है। वो मुझे किसी का ऐसे ही शेर याद आ रहा था, पता नहीं उसके वो सही है, उसकी लाइनें वगैरह नहीं है, मगर वो था ना, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने मुखालफों से प्यार करता हूँ। गोल्ड मेडल।
इकबाल बानो की गजल इन्होंने बंद की है, दिल को बहुत अफसोस हुआ। यंग खून है, जवान बच्चे हैं, इन्हें क्या पता असल मौसीकी क्या होती है। ये तो बस पापी चूलो पापी चूलो। हाय हाय हाय, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। जब बच्चा होता है तो कहता है कि ये बड़ा कब होऊंगा, जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कमाने के लायक कब होऊंगा। जब हमारी उम्र को पहुंचता है, ये कौन सी औरतें, बदतमीज औरतें। शोहर आता है पहले घुटने को हाथ लगाते हैं। घुटनों को क्या हाथ लगाऊं, घुटने तो तुम्हारे पहले ही खत्म है। खबरदार, मैं आदत की बात कर रहा हूँ। भाई शोहर आता है, जो पढ़ी लिखी औरतें होती है, जो घर बसाना चाहती है कि मेरा घर जो है बसा रहे, सर पे दुपट्टा करते हैं। सर पे दुपट्टा करके मेरे शोहर अब्बा नहीं हो, मैं तो उम्र के लिहाज से तो अब्बा ही लगते हैं। आएंगे अब्बा? क्या? अरे बेगम, अभी भी मैं बाल लगवा लूं ना, तो हिमायू सईद लगूंगा, हिमायू सईद। ये बता दूं मैं। वो हमायूं सईद, ये हमायूं ज़ईफ। अरे नाम मुझे आते ही ना तुमने कोई। अरे बात सुनो, क्या? इधर आओ। हाँ। भाई शोहर आया है, थोड़ा थका हुआ आया है, समझ गए। वैसे ही मैं थका हुआ हूँ, फ्रेश जूस लेकर आओ। फ्रेश जूस? तुम्हें तो कोई सत्तू का एक गिलास भी ना दे। आ गए सत्तू। मेरी बात सुनो, हाँ। तुम यहाँ मौजूद हो, हाँ। तो तुम्हारी वो परचून की दुकान पे कौन बैठा है? खबरदार, क्या? उसको परचून की दुकान कहा तो क्यों? जनरल स्टोर मार्ट कहो, मार्ट। स्वाद, तुम्हारी परचून की दुकान में है क्या? क्या? आधा किलो पत्ती, आधा किलो मसूर की दाल, 1 किलो घी, 1 किलो ऑयल और आधा पाव मिर्चें और क्या? थैंक यू। शाह साहब प्यार करने वाले हैं। शाह साहब के डर के बारे तुम लोग क्लैप ही नहीं कर रहे हो। वो तो वैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने तो मेरा सजाया सारा है। अच्छा मेरी बात सुनो। बात सुनो, ये बताओ कि दुकान पे है कौन? अरे छोड़ो, माल भी आने वाला है। अच्छा जी, ये परचून की दुकान पे कौन सा माल आ रहा है? मैं सब जानती हूँ कि तुमने माल किसका नाम रखा हुआ है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ। ये बताओ, हाँ। तुम्हारी वो कोने वाली जमीला से क्या चक्कर है? कौन? वो जमीला? अरे वो बेचारी देवा है, चक्कर क्या है, उसका खाता है मेरे पास। खाता? कौन सा खाता? मुझे सब मालूम है, उसका खुला खाता है। क्या हो गया? और अपने अब्बा से कह दो, इतना पैसा लेके क्या कब्र के अंदर जाएंगे वो? जाओ जाओ, तुम्हारे अब्बा के पास भी मैं गया था। मैंने कहा अंकल कुछ पैसे दे दो, बिजनेस करके मैं पैसा वापस लौटा दूंगा। कहेंगे नहीं, बेटी दे दिए, जाके कमा। क्या? वो कहने लगे कि भाई बेटी के नसीब से पैसे आते हैं और मर्द के नसीब से औलादे होती हैं। आय हाय, तुम्हारे नसीब से तो औलादे भी नहीं हुई। तेरे नसीब से बड़े पैसों में खेल रहा हूँ मैं। औलादे भी नहीं हुई। इंटरव्यू देने से वक्त मिले तो औलादों की लाइन लगाऊंगा मैं। सारा दिन तो इंटरव्यू देता रहता हूँ मैं। अच्छा, अगर यहाँ नौकरी नहीं मिलती तो बाहर चले जाओ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बाहर जाने का कह रही हो ना? अरे मैं बाहर मुल्क की बात कर रही हूँ। हाँ, बाहर मुल्क की बात कर रही है। बाहर जाने के लिए भी 21-22 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर वो पैसे होते तो यही बिजनेस कर लेता और अच्छे तरीके से कमा लेता। बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी करो, दुनिया में कहीं भी कमाओ, पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, शोहरत कमाओ, लेकिन आखिर में आके आदमी पाकिस्तान में मरता और यही मट्टी एक्सेप्ट करती है उसको। तो उससे अच्छा मैं यही नौकरी नहीं करूँ, बाहर चले जाओ। अब क्या कह सकती हूँ मैं? अच्छा बात सुनो, हाँ। वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, हाँ। वो तुमने बेच दी, चिंची ले ली, चिंची भी नहीं चली, वो भी बेच दी। ये तो जापान वाले शुक्र करो कराची में नहीं फिर रहे। उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई थी 2 सवारी के लिए और हम पाकिस्तानी जुगाड़ू पीछे लगा दिया बड़ा वाला डब्बा, उसमें 18 लोग घुसड़ दिए। अबे चिंची चला रहा था मैं, मेरे साथ वाकया हो गया। हूँ मैं धान पान जैसा, मैं आगे बैठ के चिंची पे बैठा हुआ, 3 औरतें मोटी पीछे बैठ गई। चिंची ने जो सलामी दी है, मैं उछल के मोटी औरत के गोद में, वो भी फेंक दे रही है, कह रही गोद भर गई, गोद भर गई, गोद भर गई। वो दाढ़ी चुभी तो पता चला बड़ा बच्चा है ये तो। ये सब हो गया, मैं कहाँ थी? मैं कहा थी चिंची सही चीज नहीं है, पिटते
तो भाग गए, पिटते हम लोग चिमची वाले, क्या फायदा? फिर एक काम करो, हाँ। मोबाइल फोन की ना दुकान खोल लो। वो भी खोलने गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्यों? अरे किसी और की खोलूंगा, पकड़ेंगे नहीं क्या? मोबाइल शॉप की दुकान खोल लो। वो तो अच्छा हुआ, मेरा एसएचओ दोस्त था, अच्छा। मैंने उसके जेब में कुछ छोड़ा, फिर उसने मुझे छोड़ा। तो जाओ। वही हर जगह अब मैंने बोला खर्चा होना चाहिए, तेरे घर जा रहा हूँ तो खर्चा ही बनता है। गिरे ना। हाँ गिरे ना, तेरे हाथ भी हिल रहे हैं उम्र के हिसाब से। अरे इस उम्र में सब कुछ हिल जाता है। हाँ रुक जा। रुक जा, ये वहाँ रख दे। ये भी रख दे। रुक। एक मिनट। ये क्या देख रहा है? अरे बिस्किट के पैकेट रखे थे। ओहो, बिस्किट के पैकेट रखे थे, खुद गायब हो गए है ना? नहीं मिले ये, वो भी लाया। ये पैकेट रखे थे, पैकेट, बड़ा पैकेट चलाने वाला तू। रुक जा। डरा, यही ढूंढ रहे हैं ना? भले हाँ, ये भी ले आया। मुझे मालूम था, ये ले। अच्छी बात है, घर में काम आएगी। हाँ, घर में काम आएगी। पहले जो छोड़ के गया वो भी काम ही आ रही हूँ। मुझे लगता है कि तू मेरे इन बर्तनों से पोती का जहज तैयार कर रहा है पीर मोहम्मद। छोड़ इन बातों में, ये बता तू कर क्या रहा है आजकल? हाँ हाँ, बड़ी सुकून की जिंदगी है पीर मोहम्मद। हाँ भाई, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, थोड़ी आमदनी भी हो जाती है, टाइम भी पास हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ तू भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। उठकर 5 गिरी बादाम की और 4 चिलगोजे छिलकों के साथ खा ले। एक बात तो बताए, आपकी पेंशन कितनी आती है? अब हो गई है तकरीबन 16,000 रुपए। 1 किलो चिलगोजा उसमें आएगा तेरी। बाकी चीजें क्या डकैती करके लेके आओगे? अरे क्या बात कर रहा है? 1 किलो चिलगोजा? अरे अभी तो मैं 100 रुपए किलो लेकर आया था चिलगोजे, अभी कल की बात है। कल कब? 3 साढ़े 3 बजे? अरे नहीं, 30-35 साल पहले। 30-35 साल पहले? और कल? बहुत अच्छे दादा, आप जैसे छोड़ू बुड्ढे होते मैंने देखा है। खुदा की कसम 4-6 बैठे होते गली के नुक्कड़ में, वो काम अगर लंबी लंबी छोड़े होते। हमने जो खाया तुम क्या खाओगे? आज के नौजवान देखो, 6 मंजिला चढ़ते कुत्ते की तरह हाँफते हैं। अब चाचाओं से पूछो तुम्हारे जमाने में 6 मंजिला होते कब थे? अरे वो मिसाल देते हैं, मिसाल। अरे मैंने देखा है, बड़े बुड्ढे देखे, मैंने हर वैरायटी के बुड्ढे देखे, मैंने तो पंगेबाज बुड्ढे देखे। ये शादी नहीं होगी, बारात मेरी लाश में से जाएगी। पूछो क्यों? क्यों? कार्ड पे मेरा नाम नहीं है। बात सुन, ये बात तो मैंने तेरे बाप की शादी में कही थी, तुमने कैसे याद? मुझे ऐसी, मैं बड़े बड़े ये बेचता हूं मैं, सारी बिक गई, एक रह गई है बेचने जा रहा, दुआ करना हो जाए काम। कैसे देखा जाए, अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं उबर नहीं कर सकता, करीम नहीं कर सकता, इतनी गुर्बत छाई हुई है कि मैं बाइकिया नहीं कर सकता, तो मैं कहां से कुछ कर लूंगा? चलो तुम्हें एहसास तो हुआ कि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। यही एहसास कर करके तो मैं अच्छा खासा पहलवान था, अब मैं ठुस डिबरी हो गया। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। शुरू किसने की थी? पैसा अब भी इसी तरीके से तुम्हारे पास आ सकता है। नहीं भाई, इजी तरीके से हो या जैश कैश से हो या कोई हवाला हो, बस बताओ मुझे करना क्या हो। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी हो। अरे पैसे के लिए तो मैं हर शर्त मान। डर था मुझे, इसी दिन का डर था मुझे। ये गोल्ड मेडल से मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर ये गोल्ड मेडल बेचने जाएंगे ना तो हमारे घर का 1 हफ्ते का राशन नहीं आएगा इस गोल्ड मेडल के पैसे से। सही कह रहा प्रधान मेरा बेटा, आपके इस गोल्ड मेडल की वजह से हम पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। दादा जान, एक दिन ये गोल्ड मेडल करने में आप कब्र में चले जाएंगे और फिर ये गोल्ड मेडल हम आपकी तस्वीर पे चढ़ा देंगे और लोगों से कहेंगे ये थे हमारे दादा जान, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने बच्चों को अच्छी तालीम देने पे ये गोल्ड मेडल दिया था, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो मैं इस गोल्ड मेडल का क्या करूं बेटा? अरे फेंक दीजिए इस गोल्ड मेडल को, फेंक दीजिए। सीएम साहब आप
को तो आपने पहचाना, मगर मुझे नहीं पहचाना। माफ करना बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ, सर गलती हो जाती है। सर कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, और से देखिए, मैं आपका शागिर्द अकबर, जिसे आप प्यार से गुड्डू कहते थे। अरे हाँ, मेरा शागिर्द है, गुड्डू कहता था मैं। अब तो आप बेटा चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। सर, ये सब आपकी तालीम और तरबियत का नतीजा है। मैं और मुझ जैसे आपके कई शागिर्द आला ओहदों पर फाइज हैं। सर, आला ओहदों पर फाइज हैं। इज्जत करें, एहतराम करें इनका। इसी वजह से मैं अपना प्रोटोकॉल बाहर छोड़कर आया हूं। अगर मेरा बस चले सर, तो खुदा की कसम, मैं अपने जूते बाहर उतार कर नंगे पांव आपकी खिदमत में अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा, खुश रहो। सर, आपकी तालीमी खिदमत के एतराफ में गवर्नमेंट ने आपको 50 लाख रुपए नकद, 500 गज का प्लॉट और ताहयात वजीफा मुकर्रर किया।